नई तैयारी के साथ आज का ये नया वीडियो जो है एग्रीकल्चर के लिए मैं फिर से लेके आया हूँ। कृषि की विभिन्न परिकल्पना और खोज से संबंधित व्यक्ति। ये कृषि में कुछ जो है इवेंट हुए, कुछ घटना घटी और किसने किसकी खोज की, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो पीएटी का एग्ज़ाम हो या एग्रीकल्चर से संबंधित मध्य प्रदेश के या फिर दूसरे राज्य के कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं इस क्लास में, कृषि की विभिन्न परिकल्पना या खोज से संबंधित व्यक्ति की कुछ परिकल्पना कौन से व्यक्ति ने दिए और किस में क्या खोज की है, इसके बारे में अपन विशेष करके चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त को शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपका फायदा तो होगा ही, साथ में अपने दोस्त का भी फायदा हो जाएगा। तो चलिए हम इस क्लास में स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हमारे पहली जो है, हमारे दो कॉलम है हमारे पास में, और पहला कॉलम में क्या है, परिकल्पना या खोज, और दूसरे कॉलम में है व्यक्ति। तो पहली परिकल्पना क्या थी, क्वालिटी प्रोटीन मक्का, जिसको QPM के नाम से भी जाना जाता है, क्वालिटी प्रोटीन मक्का। तो क्वालिटी प्रोटीन मक्का की जो अवधारणा है सबसे पहले किसने दिया था, डॉक्टर एस के बंसल ने। डॉक्टर एस के बंसल ने ही इस मक्का की खोज की थी और इन्होंने इस मक्का का नाम दिया क्वालिटी प्रोटीन मक्का। अब गोल्डन राइस की परिकल्पना किसने दी थी। गोल्डन राइस मतलब ऐसा राइस जिसमें जो है एक सुपर चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए इन्होंने प्रयास किए और साथ में इसमें विटामिन ए को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया गया। तो इसकी परिकल्पना किसने दी थी, इंगो प्रोटिकस ने दी थी। किसने दी थी, इंगो प्रोटिकस ने दी थी। और यह एक बहुत अच्छे पादप प्रजनक वैज्ञानिक भी हैं। फिर क्या दिया है, सुपर राइस की परिकल्पना किसने दी थी, सुपर राइस की परिकल्पना जो है गुरुदेव सिंह खुश ने दी थी। किसने दी थी, गुरुदेव सिंह खुश ने। और इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GH खुश के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद में अगला जो है, चौथे पॉइंट में क्या दिया हुआ है, सुपर बीट। सुपर राइस के बाद में सुपर बीट की जो परिकल्पना है यानी खोज किसके द्वारा की गई थी, एस नागराजन के द्वारा। किसके द्वारा, एस नागराजन के द्वारा। अब इसके बाद में अगला जो है, पांचवा पॉइंट में क्या है, करनाल बंट व्याधि। करनाल बंट यानी कि करनाल जो है हरियाणा का एक शहर है, वहां पर एक व्याधि आई। व्याधि यानी फसलों में लगने वाली एक बीमारी, और वो बीमारी किस में लगी थी, गेहूं में लगी थी। और तो उसकी खोज किसने की थी, मित्रा ने की थी, 1930 में की थी। किसने की थी, मित्रा ने की थी 1930 में। तो आपने सुना तो होगा गेहूं में एक बंट नामक बीमारी लगती है। तो ये करनाल से स्टार्ट हुई या करनाल से प्रारंभ हुई, इसलिए इसका नाम जो है करनाल बंट रख दिया गया। तो इस रोग से या इस व्याधि से जो है गेहूं की फसल के दाने में काफी नुकसान होता है, उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है और दाने भी खराब हो जाते हैं। और गेहूं जो है विश्व की सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है और विश्व में सबसे ज्यादा इसका ही खाद्यान्न में उपयोग किया जाता है, और विश्व में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली फसल भी गेहूं ही है। और सबसे ज्यादा कहां पर उगाया जाता है, क्षेत्रफल इसका उत्तर प्रदेश में है। बाकी अब तो जो है प्रति हेक्टेयर यदि उत्पादकता हम देखें तो पंजाब की मानी जाती है। तो चलिए गेहूं के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमने देखे। अब इसके बाद में हम देखते हैं मौल्य सूत्रकृमि। तो मौल्य सूत्रकृमि ये सूत्रकृमि क्या होते हैं, सूत्रकृमि जो है जैसे जीवाणु होते हैं, वायरस होते हैं, उसी तरह सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ये सूत्रकृमि भी आते हैं। अब ये सूत्रकृमि क्या करते हैं, या तो ये भूमि में पहले से ही रहते हैं या तो ये बीज में छिपे रहते हैं, और जैसे ही इनको उचित वातावरण और तापमान मिलता है वैसे ही ये क्या है, अपने जीवन का विकास प्रारंभ कर देते हैं और फसलों में नए नए रोग पैदा करने लगते हैं। तो इस सूक्ष्म जीव सूत्रकृमि के बारे में सबसे पहले जो है वासुदेवा 1958 में, वासुदेवा एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सूत्रकृमि के बारे में सबसे पहले बताया। कब बताया, 1958 में।
फिर इसके बाद में हमने गेहूं का सूत्रकृमि तो हमने देख लिए, लेकिन सिट्रस नेमाटोड, सिट्रस मतलब कि जो नींबू वर्गीय जो फसलें हैं, तो नींबू वर्गीय फसलें में भी कुछ सूक्ष्मजीव सूत्रकृमि जो होते हैं ये काफी नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि इन सूत्रकृमि के कारण नींबू का पौधा सूख भी जाता है और उसके फल की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। अब इनका आकार कई तरह का होता है, शिष्ट होते हैं नेमाटोड, और फिर जो है इनकी आकृति केंचुए के समान होती है। यदि हम सूक्ष्म दर्शी में देखें तो इनकी आकृति एकदम केंचुए के समान गोल कई आकृति में ये होते हैं। तो सिट्रस नेमाटोड के बारे में किसने बताया था? सिद्दीकी ने बताया था 1961 में। किसने बताया था? सिद्दीकी ने 1961 में बताए थे। फिर इसके बाद में गोल्डन नेमाटोड, गोल्डन नेमाटोड इसको क्यों कहा जाता है सूत्रकृमि को, नेमाटोड या ना सूत्रकृमि को? ये इसका कलर जो है सोने जैसा होता है, देखने में सोने जैसा दिखाई देता है सूक्ष्मदर्शी में, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? गोल्डन नेमाटोड। और इसकी खोज किसने की थी? FGW जॉन्स ने की थी। किसने की थी? FGW जॉन्स ने। और ये भी फसलों के लिए काफी हानिकारक सूक्ष्मजीव होता है। अब इसके बाद में मक्का जो है, मक्का तो जो है अनाजों की रानी कहलाता है और खाद्यान्न में इसका काफी अच्छा स्थान है। इससे बियर है और एथेनॉल है, बहुत सारे पदार्थ इससे क्या होते हैं? तैयार होते हैं। तो संकर मक्का में सिंगल क्रॉस तकनीक, सबसे पहले सिंगल क्रॉस तकनीकी की जो शुरुआत है संकर मक्का में किसने की थी? EM ईस्ट एवं GH सल के द्वारा। ये दो वैज्ञानिक थे, EM ईस्ट एवं GH सल। इन्होंने संकर मक्का में सिंगल क्रॉस तकनीकी का उद्भव किया था। इसके बाद में फिर इसके बाद में जैसे ही आगे डेवलप होते गए तो डबल क्रॉस तकनीकी भी आई। तो डबल क्रॉस तकनीकी किसने दी थी? DF जॉन्स ने दिया। किसने दिया? DF जॉन्स ने दिया। फिर इसके बाद में मक्का ही तक ये सीमित नहीं रही, फिर ये तकनीकी जो है संकर कपास में भी पहुंची। संकर कपास, तो संकर कपास यदि हम देखें तो संकर कपास जो है, जो सबसे पहली जो संकर कपास की किस्म थी वो थी H4। और ये किसने निकाला था? CT पटेल ने। और ये CT पटेल गुजरात से हैं और ये एक भारतीय वैज्ञानिक है। इन्होंने सबसे पहले जो है संकर कपास की शुरुआत या संकर कपास को इन्होंने सबसे पहले बनाया। फिर इसके बाद में क्या दिया? भारत में BT कपास। तो भारत में BT कपास की जो शुरुआत है, BT कपास की जो खेती है या उसको निकाला सबसे पहले CD मेई एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले भारत में BT कपास का उद्भव किया। फिर इसके बाद में आलू में सीड प्लॉट तकनीकी, जिसे हम SPT के नाम से जाना जाता है। सीड प्लॉट तकनीकी मतलब आलू के बीज लगाकर जो है पौध को तैयार करके खेतों में क्या करना? आलू की खेती करना। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? किसने किया था? तो इसकी शुरुआत जो है SPT मतलब होता है सीड प्लॉट तकनीकी। तो सीड प्लॉट तकनीकी सबसे पहले पुष्कर नाथ के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? पुष्कर नाथ के द्वारा दी गई। इसके बाद में TPS की अवधारणा भी दी गई। TPS का मतलब होता है थ्रू पोटैटो सीड, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? आलू के सत्य बीज। आलू के सत्य बीज की जो अवधारणा है वो रामानुजन ने की थी। किसने की थी? रामानुजन ने की थी। तो अब जो है आलू के बीज होते हैं और आलू के बीज से भी हम जो है उसका रोपा तैयार करके उसकी रोपाई करके भी आलू का उत्पादन ले सकते हैं। ऐसा इन्होंने बताया और बताने के साथ साथ में प्रूफ भी किया और इनका जो है ये सक्सेस भी रहा। फिर इसके बाद में हम देखते हैं बूंद बूंद सिंचाई। फिर हम देखने वाले हैं बूंद बूंद सिंचाई। तो बूंद बूंद सिंचाई जो है, बूंद बूंद सिंचाई की जो शुरुआत है जिसे हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं, और सबसे ज्यादा जो है ये वेजिटेबल या हॉर्टिकल्चर या फलों की खेती में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली एक सिंचाई की विधि है। इसमें पानी की बचत बहुत होती है, 80% जो है पानी की बचत होती है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? सिमचा बिलास ने की थी। और ये सिमचा बिलास जो है एक इंजीनियर है और ये इजराइल से हैं। तो इन्होंने सबसे पहले इस विधि का उद्भव किया और आज ये पूरे देश में या विदेशों में भी ये विधि को बहुत अच्छे से प्रयोग में किया जा रहा है फसलों के उत्पादन के लिए। अब इसके बाद में आगे क्या दिया है? संकर धान। यदि हम पूरे विश्व में हम देखें तो संकर धान की जो अवधारणा है या संकर धान को सबसे ज्यादा बनाने वाले जो पादप प्रजनक वैज्ञानिक है, जिसे हम प्लांट वीडर भी कहते हैं, वो क्या है? प्रोफेसर लॉन्ग पिंग यॉन। कौन है? प्रोफेसर लॉन्ग पिंग यॉन। और ये प्रोफेसर लॉन्ग पिंग
यौन जो है ये एक चीनी वैज्ञानिक है। इन्होंने सबसे ज्यादा धान में कार्य किया और बहुत सारी धान की संकर किस्में को भी इन्होंने उद्भव किया। इसीलिए आज पूरे विश्व में जो है धान की खेती में चीन का ही नाम आता है। वहाँ हाई प्रोटेक्शन वाली बहुत सारी किस्में को निकाल ली गई है। अब इसके बाद में रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग की अवधारणा किसने दी थी? एस बेन ने दी थी। किसने दी थी? एस बेन ने की थी। अब रिले क्रॉपिंग क्या होता है? रिले क्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि पहली फसल की जो फसल हमने बुआई किए हैं उस फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है। तो ऐसे ये रिले क्रॉपिंग जो है, आप यदि डिटेल से परिभाषा समझने चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो मेरे हिसाब से तो आप समझ ही गए होंगे कि रिले क्रॉपिंग क्या होता है। फिर इसके बाद में फसल कटाई सूचकांक, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हार्वेस्ट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। तो हार्वेस्ट इंडेक्स जो है, जब फसल कटने लगती है तब फसल को उत्पादन या उसकी क्षमता का पता लगाने के लिए यह सूत्र का प्रयोग करके ही हम उसकी पैदावार या और भी उसके बारे में जानकारी का पता लगाते हैं। तो इसके विषय में सबसे पहले किसने बताया था? सीएम डोनाल्ड ने बताया था। किसने बताया था? सीएम डोनाल्ड ने इसकी यह अवधारणा को सबसे पहले बताया था। फिर इसके बाद में हम देखेंगे गेहूं में CRI अवस्था। तो गेहूं में CRI अवस्था यदि हम देखें तो CRI अवस्था को क्या बोलते हैं? क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन रूट इनिशिएशन। और यह अवस्था जो है गेहूं बुआई के 21 से 25 दिन के बीच में आती है। यदि हम देखें तो 21 दिन ही माना जाता है। और यह स्टेज जो है गेहूं में सिंचाई की सबसे अच्छी क्रांतिक अवस्था मानी जाती है। यदि हम इस समय गेहूं की सिंचाई नहीं करते हैं तो 25 से 30% जो है प्रोडक्शन में जो है अंतर आता है। तो इसकी अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? RBL भारद्वाज ने। यह जो स्टेज है गेहूं में, इसके बारे में सबसे पहले RBL भारद्वाज ने बताया था कि ये CRI स्टेज क्या होती है और इसके फायदे क्या है और इसमें पानी नहीं देने से नुकसान क्या होता है। ये सारी बातें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। फिर इसके बाद में पोषक तत्वों की गतिशीलता की अवधारणा। पोषक तत्व की गतिशीलता की अवधारणा का मतलब क्या हुआ कि पेड़ पौधे जो है पोषक तत्व भूमि से लेते हैं। तो कौन सा पोषक तत्व गतिशील होता है और किस स्थान पर गति करता है, कौन सा नहीं करता है, इन सब बातों के बारे में विशेष अध्ययन करने के बाद, खोज करने के बाद, पूरा जो है उसकी केमिस्ट्री तैयार करने के बाद जो है ब्रेन है पूरा निचोड़ निकाल के बताया कि कौन सा पोषक तत्व भूमि में मोबिल होता है यानी गतिशील होता है और कौन सा नहीं होता है। क्योंकि पेड़ पौधों के लिए हमने पढ़े हैं कि 17 पोषक तत्व बहुत मायने रखते हैं और 17 पोषक तत्व के बिना पेड़ पौधे का जीवन संभव नहीं हो सकता या वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। इस बारे में भी हमने बहुत अच्छे से चर्चा की है और मैंने इसमें एक वीडियो भी बनाया हूँ। यदि आप पोषक तत्व का वीडियो के नाम से सर्च करोगे तो वो निश्चित ही आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत लाइक कर दीजिए और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एग्रीकल्चर से नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। और वैसे भी अभी PAT, CPAT, ICR, BHU और MP-TET वगैरह के एग्जाम के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे मिस नहीं करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या है? किन्नो किस्म विकसित। तो किन्नो जो है एक संतरे की किस्म है, 2 किस्में मिलकर इसको विकसित किया गया था, बिल्लो लीफ और एक किंग। ये 2 किस्में को जो है क्रॉस करा के एक नए किस्म बनाई गई थी और ये किस्में बनाने का श्रेय किसे जाता है? HB फ्रोसेट को जाता है। किसे जाता है? HB फ्रोसेट को जाता है। यह एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। इन्होंने 2 किस्मों के बीच में क्रॉस कराकर किन्नो नाम की एक किस्म का उद्भव किया और यह हाई प्रोटेक्शन वाली किस्म है। अब हरित क्रांति शब्द, तो सबसे पहले हरित क्रांति शब्द जो है किसने दिया था? विलियम एस गॉड ने दिया था। और हरित क्रांति की शुरुआत हम देखें तो 66-67 में क्या हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसी क्रांति के कारण आज हमारे देश में हाई प्रोडक्शन अनाज होता है और इसी के कारण हमें दूसरे देशों से गेहूं या बाकी फसलों का आयात नहीं करना पड़ता है।
और हमारे यहाँ हरित क्रांति के जो वैज्ञानिक है वो कौन माने जाते हैं? हरित क्रांति के पिता एमएस स्वामीनाथन माने जाते हैं। और विश्व के हरित क्रांति के पिता कौन माने जाते हैं? नॉर्मन ई बोरलाग माने जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? एन ई बोरलाग यानी नॉर्मन ई बोरलाग हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एमएस स्वामीनाथन माने जाते हैं। अब इसके बाद में हमने हार्वेस्ट इंडेक्स अभी देखे थे, कटाई सूचकांक। तो उसी तरह क्या होता है? लीफ एरिया इंडेक्स। लीफ एरिया इंडेक्स, तो लीफ एरिया यानी कि लीफ का पूरा क्षेत्रफल नापना कि कितना बढ़ोतरी हुई। तो ये सब जो है पौधों की जब वृद्धि नापे जाते हैं तब ये तकनीकी अपनाई जाती है। तो लीफ एरिया इंडेक्स जो है किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। फिर नोवेलाइजेशन ऑफ शुगर केन यानी गन्ने में नोवेलाइजेशन किसने किया था? टी.एस. वेंकटरमन ने कहा, टी.एस. वेंकटरमन ने नोवेलाइजेशन ऑफ शुगर केन की परिकल्पना दी थी। फिर इसके बाद शुगर केन विजार्ड के नाम से किसे जाना जाता है? टी.एस. वेंकटरमन को जाना जाता है। फिर इसके बाद में बाजरे में रोपाई यानी ट्रांसप्लांटिंग इन पर्ल मिलेट विधि, यानी बाजरे में जो है रोपा तैयार करके एक एक करके पौधे को लगाकर फसल तैयार करना, यह विचार किसने दिया था? यह विचार आर.सी. गौतम ने दिया था। और यह विचार सक्सेस भी रहा और बहुत सारे एरिया में जो है आज जो है इस विधि से बाजरे का उत्पादन भी लिया जा रहा है। फिर इसके बाद में शून्य भूपरिष्करण जिसे जीरो टेलेज के नाम से भी जाना जाता है, यह विचार या यह परिकल्पना किसने दिया था? जी.बी. ट्रिपलेट ने दिया था। किसने दिया था? जी.बी. ट्रिपलेट ने। शून्य भूपरिष्करण क्या होता है? बहुत कम ना के बराबर जुताई करके फसल की पहले कटाई करते हैं, फिर बहुत कम जुताई करने के बाद सीधा ड्रिल से जो है फसलों की अगली फसल की बुआई कर देते हैं। ऐसे जो है फसल को लेते हैं, क्रम से लेते चलते हैं। तो ऐसी कर्षण क्रियाएं जो है शून्य भूपरिष्करण कहलाती है। फिर इसके बाद में खरपतवार मैंने बीट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जेथ्रो टूल ने बताया था। और बीट नामक शब्द भी किसने दिया था? जेथ्रो टूल ने। तो मैं समझता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, तो आप इसे जरूर देखिए। यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। एग्रीकल्चर से जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे एग्ज़ाम की तैयारी आपको यहाँ पर मिलेगी। और अभी जो है पीएटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए तो ये क्लास ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगी। तो आप यदि मेरा वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल लाइक कर लीजिए। और यदि आपको मेरा वीडियो देखना पसंद है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।